गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नई खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबात सफ। उम्मीद करती हूँ और दुआ भी यही है कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं हों खैरियत से हों और कामयाब ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी को खूब आप लोग इंजॉय भी कर रहे हो और जो अपनी ज़िंदगी है उस पर सुकून भी आप लोगों को हो रहा हो अपनी ज़िंदगी में। और अगर हम अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं ना, तो उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों की ज़िंदगी पुरसुकून बनाने के लिए जो अपना एक रोल होता है उसको भी प्ले करें और बदगुमानियों से जितना हो सकता है उससे बचें। हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे कल्चर ये आम हो चुका है कि हम लोग बगैर तस्दीक के बातों को आगे फैलाना शुरू कर देते हैं और सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल हो सकती हैं और इस आदत की वजह से हमारे जो ताल्लुकात हैं, हमारे रिश्ते तक ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि अगर खाने में कहा जाता है कि जहर डाल दिया जाए तो उसका तो इलाज मुमकिन हो सकता है, लेकिन अगर किसी के कानों में जहर घोल दिया जाए तो इसका इलाज मुमकिन नहीं है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें और ना ही उन्हें आगे फैलाएं, ताकि जो बग़ैर तस्दीक के जो बातें हम लोग आगे पहुंचा देते हैं वो किसी भी सिनेरियो का बाइस बन सकती है। किसी का घर टूट सकता है, किसी की दिल आज़ारी हो सकती है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि पहले तस्दीक करें उस बात की कि वो ठीक है या नहीं है, फिर आगे उसको पहुंचाएं। अभी हम आगे बढ़ते हैं और सेहत और फिटनेस के हवाले से जनाब अपनी और अपने प्यारों की सेहत का भी ख्याल रखना हमारी ही अव्वलीन जिम्मेदारी होती है। और इसलिए आजकल मौसम में बरसात जारी है और मानसून की बारिशों का सिलसिला भी है, तो शहर और मुल्क भर में बारिशों ने सैलाब की सूरत हाल में काफी हद तक नुकसान भी पहुंचाया है हम सबको। लेकिन हम आज बात करेंगे बारिशों की वजह से हमारी सेहत पर भी काफी बुरे असरात मुरतब होते हैं। एक हालिया तहकीक के मुताबिक हमारी रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल होने वाली अशिया, उनमें केमिकल्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो इन बारिशों ने बरसने के बाद हमारी सेहत और इवन दो के फिटनेस को भी उसी तरह नुकसान पहुंचाया है। तो माहिरीन की जानिब से ये जो नई तहकीक है, इसमें ये पता चला है कि दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाने वाले खतरनाक केमिकल्स के फुजले जमीन पर फैलने और बादजा उन केमिकल्स के बरसाती पानी में शामिल होने से खतरनाक अमराज फैलने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। और तहकीक में ये भी बताया गया है कि कैंसर जैसा मर्ज और सांस की बीमारियों समेत मुतअद्दिद ऐसी बीमारियां हैं जो इस बरसाती पानी की वजह से लाहक हो सकती हैं। तो कैसे हम इस खतरनाक बीमारियों से महफूज रह सकते हैं, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनाकर हम बरसाती पानी से फैलने वाली जो बीमारियां हैं उनसे बच सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मुनीर मलिक हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, बरसात का मौसम है और वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला भी जारी रहता है, तो इसकी वजह से जैसे थोड़ी चीज़ें मैंने बता दी हैं कि कैंसर हो जाता है, सांस की बीमारियां भी फैलने का खदशा पैदा हो जाता है। इसके अलावा कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हमें खास तौर पर बरसाती पानी की वजह से फैल सकती हैं? जी बिल्कुल, दुनिया में जो सबसे खालिस पानी है ना वो बारिश का पानी है, क्योंकि ये बहारात की शक्ल में पानी जाता है तो उसमें खालिस पानी ही होता है। बादल की शक्ल में जब ये बरसता है तो कुछ जो फिज़ाई आलूदगी होती है, ख़ासकर जो ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के, फास्फोरस के और सल्फर के, वो जज़ब कर लेता है फ़ज़ाई आलूदगी के। अच्छा। उसकी वजह से ये जिस्म के लिए नुकसानदेह भी हो जाता है। और फिर जब ज़मीन पे इसकी प्रॉपर तरीके से स्टोरेज नहीं की जाती तो ज़मीन के ऊपर हम जितना भी वेस्ट डिस्पोज करते हैं वो इसमें शामिल होके, और फिर जब हम अंडरग्राउंड वाटर यूज करते हैं तो वो केमिकल्स हमारे लिए नुकसानदेह हो जाते हैं। साथ साथ इसमें हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस भी शामिल हो जाते हैं। अच्छा। अगर हम बारिश के पानी में नहाते हैं तो हमारे लिए नुकसान का बायस भी बन सकते हैं, खासकर हमारी जिल्द के लिए। और जब बारिशों के मौसम में नमी ज्यादा होती है तो उस नमी में ज्यादा चांसेस होते हैं कि हमें इन्फेक्शन भी ज़्यादा हो। खासकर बारिश के पानी में नहाने से हमें जिल्द का इन्फेक्शन हो सकता है, हमें कानों का इन्फेक्शन हो सकता है, नाक का हो सकता है, कि जो बॉडी पार्ट्स हमारे बारिश के पानी से एक्सपोज होते हैं उनको ज़्यादा रिस्क होता है। और केमिकली भी जब बारिश बरसती है तो उसमें जो केमिकल्स हैं फिज़ाई आलूदगी की वजह से, जितनी हमारी इंडस्ट्री है या जितने एमिशंस हो रहे हैं उनके हार्मफुल केमिकल के, वो भी उसमें शामिल होते हैं, वो भी हमारे जिस्म के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। और उसके बाद जब वो ज़मीन में जाता है तो हमारा, देखिए अगर हम जनरली देखें कि जितनी हम कंजप्शन कर रहे हैं फूड की या जितनी चीज़ों की,
उसका फिर वेस्ट भी पैदा हो रहा है। जी, जी। उस वेस्ट का कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, जैसा आपने बताया ना, बड़ा हार्मफुल है। उसको प्रॉपरली हमने इतना अभी डिफाइन नहीं किया कि उसका मैकेनिज्म क्या होगा, कहाँ जाएगा, और वो भी सीपेज की शक्ल में बारिश के पानी से मिलके जब ज़ेरे ज़मीन जाता है और हम अंडरग्राउंड जब पानी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हमारा इतना प्योरीफाइड नहीं होता। उसमें वो न्यूट्रिएंट्स, उसमें वो जो केमिकल्स हैं, जो या जितनी परसेंटेज पीपीएम हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है, वो उससे कम या ज़्यादा हो जाते हैं। और ये ठीक है, हमें जो कैंसर ज़्यादा हो रहा है या मुख्तलिफ बीमारियाँ ज़्यादा हो रही हैं, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल, उनमें ये हेल्थ और हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, ये पानी का नेचुरल एक साइकिल में जो डिस्टर्बेंस हम डाल रहे हैं, बारिश कुदरत की तरफ से हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है और इस ग्लोब पे जिंदगी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि ये साइकिल बारिश वाला। लेकिन हमारी अपनी नेग्लिजेंस की वजह से बारिश का पानी भी आलूदा हो जाता है। वो जब पॉल्यूट हो जाता है फिजाई आलूदगी की वजह से, जो जमीन पे आलूदगी में है, जो जमीन में आलूदगी में है, तो बारिश के पानी से जब हम केमिकल स्प्रे भी करते हैं, जो फसलों पे करते हैं, वो सीपेज में बारिश के पानी के साथ वो नीचे चला जाता है। हाँ। और उसका रेजिडुअल इफेक्ट 100 ईयर्स है। 1 साल तक उसका इफेक्ट हमारे वो प्लांट्स में या हम जो सब्जियां या जो भी चीज इस्तेमाल करते हैं उनमें भी आ सकता है, और वो हमारे जिस्म में जाके वो कैंसर की शक्ल में या मुख्तलिफ बीमारियों की शक्ल में भी पैदा हो सकते हैं। इसलिए हम इसको तो नहीं, बारिश के पानी को प्यूरिफाइड है, लेकिन हम इनमें इम्प्योरिटीज जो शामिल हो जाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से, जो जमीन पे पॉल्यूशन की वजह, इनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको हम अपने लिए फायदेमंद कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन उन इलाकों में कि जहाँ पे हम तो स्वीट जोन में रहते हैं, उन इलाकों में जहाँ पे पीने का पानी है ही नहीं है, उनके लिए वो जो पानी पोंड्स का इस्तेमाल करते हैं, ये वाला पानी तो निमत से कम नहीं है। ये तो उनके लिए बिल्कुल डिस्टिल वाटर की शक्ल में है, एक प्यूरिफाइड फॉर्म में है, और पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, एनिमल्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और हार्वेस्टिंग के लिए बहुत से लोग स्टोर भी कर लेते हैं बारिश का पानी, जो निमत होती है ना उनके लिए जी। तो वो स्टोर कर लिया जाता है, उसको बाद में अगर इस्तेमाल किया जाता है तो वही बैक्टीरिया और वही वायरसेस तो उसमें मौजूद होंगे ना, इन्फेक्टेड तो होगा वो पानी। बिल्कुल लाजमी तौर पे उसमें केमिकल्स भी होंगे और उसमें बैक्टीरिया भी होंगे और वो नुकसानदेह भी होगा। वो पानी पीने के लिए जो स्वीट जोन में जिसमें हम रह रहे हैं वहाँ तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। नो डाउट वो फिल्टर वाटर की शक्ल में है, लेकिन उसमें इम्प्योरिटी शामिल हो चुकी हैं। लेकिन जिन इलाकों में लोग पॉन्ड्स का पानी इस्तेमाल करते हैं या पे पानी एक्सेसिबल ही नहीं है, वहाँ पे वो स्टोर सेफली इसको कर सकते हैं, एक थोड़े अरसे के लिए इसको स्टोर करें, फिर उसको फिल्टर करके उसको इस्तेमाल करें, तो उनके लिए इससे ज़्यादा खालिश पानी कोई भी नहीं है। और खासतौर पर डॉक्टर साहब इस मौसम में, बरसात के मौसम में कहा जाता है कि आलूदा पानी होने से बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, स्टमक का प्रॉब्लम भी होना शुरू हो जाता है, डायरिया, हैजा, इसका लिंक किया जाता है कि शायद आपने गंदा पानी पी लिया या हाइजीन का ख्याल नहीं रखा, इसलिए ये बीमारियां हो जाती है आपको। अगर हम सिर्फ पानी साफ इस्तेमाल करें ना, तो बच्चे और बड़े 33% बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है। 1/3 बीमारियां पानी के साथ लिंक है। और ये बारिश का पानी में इसकी एसिडिटी जो है वो ज्यादा होती है, 5.5 pH पे है। अच्छा। क्योंकि इसमें एसिडिक केमिकल्स, ऑक्सीडेटिव केमिकल्स, नाइट्रेट्स जो है ना, फास्फोरस के, सल्फर पे, ये शामिल हो जाते हैं, और वो हमारे लिए नुकसानदेह। अगर हम उस पानी को पिए तो उससे मैदे की बीमारियां भी हो जाती हैं, और उसमें अगर बाकी केमिकल्स शामिल हैं वो भी, उसमें बैक्टीरिया भी शामिल हो जाते हैं, तो उससे हमें बीमारियां हो जाती हैं। खासकर बारिश के पानी में नहाने से हमें स्किन का इन्फेक्शन ज्यादा होता है। हम तो बच्चों को और खुद भी नहा रहे होते हैं बड़े वो टेम्परली एक वक्त तक तो चलो ठीक है कि बारिश के पानी में ला रही है, लेकिन फॉर एंजॉयमेंट, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग या उसको अच्छा समय के या उसको रिमेडी समय के या डिफरेंट मिथ्स भी हैं, वो समय के ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। और उससे फिर हमें जब प्रॉपरली उसको स्टोर करके फिल्टर ना करें तो मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती हैं। और बारिश के सीजन में, सावन में, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो जाती है, और जितनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी वो जरासीम के आगे मज़ीद पैदा होने में वो फेवरेबल है। इसलिए है कि इस मौसम में वो खाने पीने के ज़रिए से बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं। इस पानी को स्टोर करना, खाने पीने की चीज़ों को कम से कम वक्त के लिए हमें स्टोर करना चाहिए और ताज़ा इस्तेमाल करना चाहिए, खासकर सावन में।
वो तो ताज़ा इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी जो फसलों को पानी लग रहा होता है, बरसाती पानी भी आ रहा होता है, बाकी पानी भी लग रहा होता है, आलूदा पानी होता है। बहुत से लोग हमने देखा है, रिपोर्ट्स में भी देखा है, सीवरेज का पानी भी अंदर जा रहा होता है, सारा मिक्सअप होकर जा रहा होता है। वही सब्जियां फिर हमारे घरों में भी आती हैं और वही हम पका के भी खा रहे होते हैं, तो वो ऑलरेडी कंटेमिनेटेड होती हैं। बिल्कुल, यहाँ पे पानी उनको नहर का नहीं मिल रहा या ट्यूबवेल का नहीं मिल रहा, गंदा पानी मिल रहा है, वहाँ तो बारिश का पानी अल्टरनेट उनके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ जी। और एक दफ़ा माहौल को भी प्योरीफाई कर देता है, प्लांट्स को भी प्योरीफाई कर देता है, और ज़मीन में जज़ब होकर अंडरग्राउंड वाटर का लेवल भी अच्छा कर देता है। उनके लिए ये बेहतर है, लेकिन उसमें सारे के सारे जो केमिकल्स चाहिए होते हैं उनकी न्यूट्रिशन के लिए वो नहीं होते। लेकिन जो पॉल्यूशन वो माहौल से ले जाता है या वो स्प्रे के केमिकल से ले जाता है, वो ज़मीन में तो वो फिर पौधों में आ जाती है। वो ही जितने भी हैं ये रंग बिरंगी चीज़ें ज़मीन से निकल रही हैं, हम खा पी रहे हैं, तो उसका सोर्स वही है जो ज़मीन में अल्लाह ताला ने जितने भी केमिकल्स डाले हुए हैं वहीं से वो चीज़ें पैदा हो रही हैं और हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर वो प्योरीफाइड नहीं होंगी तो उस शक्ल में भी हमें नुकसान देंगी। इवन कुछ ऐसे भी देखेंगे, जापान में आम की गुठलियों में देखा गया कि वायरस है, वो यहीं से जाता है ना, एक सर्कल में जो इकोसिस्टम का सर्कल है, कहीं पे उसमें इंटरप्शन आई, इम्प्योरिटी आई तो वो उसमें भी चली गई। वो जब बॉडी में जाती है तो हमारे लिए नुकसान का बायस होती है लाजमी तौर पे। तो फिर क्या एहतियाती तदाबीर फिर क्या अपनानी चाहिए हमें? किस तरह हम इस सारे जो प्रोसेस है इसको ठीक कर सकते हैं? बारिश के पानी में नहाना फॉर फन से तो ठीक है, लेकिन उसके बाद हमें शावर ज़रूर लेना चाहिए साफ पानी से। और पानी अगर हम वो पीने के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो उसको थोड़े अरसे के लिए स्टोर करना चाहिए और उसको लाजमी तौर पर फिल्टर करके पीना चाहिए। जहाँ पे पानी ये पीने के लिए इस्तेमाल होता है वहाँ पे स्पेसिफिक उन्होंने टैंक्स बनाए हुए हैं स्टोरेज के लिए, वो वहाँ स्टोर करते हैं। और सेडिमेंटेशन के ज़रिए से जब भी पानी लंबे अरसे के लिए स्टोर किया जाए, सेडिमेंटेशन में इम्प्योरिटीज उसके नीचे चले जाती हैं, लेकिन वहाँ भी ज़्यादा अरसे के लिए आप इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। और कल्टीवेशन के लिए तो लाजमी तौर पर ये ब्लेसिंग है पानी, क्योंकि ये एक नेचुरल इकोसिस्टम का हिस्सा है जो कुदरत ने सारा कुछ मेनटेन किया हुआ है ना। ये बारिश, ये बादल, ये पानी, ये उस सिस्टम का हिस्सा, उस साइकिल का हिस्सा है। और उस साइकिल को हमने खुद अपनी नेग्लिजेंस की वजह से, बेहतियाती की वजह से खराब कर दिया हुआ है और हमारा इकोसिस्टम इतना खराब हो चुका है कि ये बीमारियां जो है फैलती जा रही हैं। दूसरा जो हम लोग पीते हैं, जो हमारे टैप वाटर आता है, बहुत से घरों में वही पिया जाता है, मिनरल वाटर नहीं हर कोई अफोर्ड करता, तो उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए होते हैं, ठीक है, वो भी कंटेमिनेटेड होता है, तो उससे भी बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। कैसे बचा जा सकता है? बहुत ज्यादा। उसमें जो हम घरेलू पानी इस्तेमाल करते हैं, अगर हमने खुद बोर किया हुआ है ना, वो तो हम अपने जोन में 60-70 फीट पे करते हैं। हाँ जी। और वो आता है पहली लेयर से। पहली लेयर का नुकसान ये है कि फर्स्ट लेयर जो पानी की है उसमें आपके बैक्टीरिया और वायरसेस और जितने भी इम्प्योरिटी ज़मीन पे मौजूद हैं वो सीपेज करके उसमें केमिकल्स भी आ सकते हैं। और हमें जो पानी मिलता है वासा का या बाकी का, जो टरबाइन का बोर करते हैं वो करते हैं 400 फुट पे, वो सेकंड लेयर से लेते हैं। सेकंड लेयर का नुकसान ये है कि उसमें रेडियो एक्टिव केमिकल्स और मिनरल्स ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा। अब जो फर्स्ट लेयर वाला हम घर यूज़ कर रहे हैं उसको अगर हम बॉयल करें, फिल्टर करें तो वो प्योरीफाई हो जाता है। ओके। और जो सेकंड लेयर वाला है उसमें अगर कहीं से आर्सेनिक ज्यादा है तो हम किसी तरीके से उसको डिजॉल्व आउट नहीं कर सकते। अच्छा। लेकिन वो है पहली लेयर से अच्छा। अब जब वो ट्यूबवेल पे आता है वो प्योरीफाइड होता है, आगे जब सिस्टम में जाता है, सिस्टम तो सालों पुराना वही पड़ा हुआ है, फिर वाटर टैंक में जब स्टोर होता है, हमारे घर में जो हमारा इंटरनल सिस्टम होता है वहां से उसकी इम्प्योरिटीज सोर्स से लेकर वो नई नई उसमें शामिल होती जाती हैं। अच्छा। इसलिए उसको भी हमें सही तरीके से, अगर हमें फील हो रहा है कि उसका कलर ठीक नहीं है, उसकी स्मेल ठीक नहीं है, देखने में वो गदला लग रहा है, तो हम लाजमी तौर पे उसको बॉयल करें, उसको फिल्टर करें तो फिर इस्तेमाल करें, क्योंकि रास्ते में भी उसमें काफी सारी इम्प्योरिटी शामिल हो जाती हैं। और कहीं कहीं आपने देखा होगा कि हमारी सीवरेज की और पानी की पाइपलाइंस भी कनेक्ट होती हैं। हाँ जी। और वहां से भी इम्प्योरिटीज उसमें शामिल हो जाती हैं। इसलिए हमें उसको देख लेना चाहिए कि हमारा ये कितने इस्तेमाल का है, कितना नहीं है,
फिर भी हमारे पास एक मैकेनिज्म तो है कि हम उसको बॉयल कर लें या उसको हम फिल्टर कर लें, उसको अच्छा, हम तो यूज घरों करें। में डॉक्टर साहब फिल्टर्स लगा लिए होते हैं छोटे छोटे, वो कारआमद साबित हो सकते हैं? कारआमद नहीं, अगर हम उनको लगाने के बाद पानी को, हाँ, अगर हम उनको लगाने के बाद ये ना भूल जाएं कि इसका हमने फिल्टर भी चेंज करना है। हाँ, ये भी क्योंकि फिल्टर जब पे तो जितनी भी इम्प्योरिटीज है ना, हाँ। ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, वो सारी की सारी उसी पे लग रही हैं। अगर हम उसको टाइमली चेंज नहीं करते तो वो तो सबसे बड़ा सोर्स ही फिल्टर बन जाता है। उसको वक्तन फवक्तन हम उसको टाइमली जो रिकमेंडेड पीरियड है अच्छा। उसमें फिल्टर को हम घरों में यूज कर रहे हैं जी, या वो जो पब्लिक सप्लाईज में है उसको लाजमी हमें चेंज करना चाहिए। ये एक इग्नोर्ड चीज है कि हम उसका ख्याल नहीं करते, एक दफा लगाया लग गया बस चलता रहा है, लेकिन वो नुकसान का बायस होता है। वो तो सोर्स बन जाता है ना, फिल्टर के ऊपर जितनी चीजें होती हैं फिल्टर उनको फिल्टर करके रोक लेता है ना। और जब उसको हम रिप्लेस नहीं करेंगे तो वो सोर्स भी बन जाएगा हमारे लिए इन्फेक्शन का। तो ज्यादा बेहतर है कि बॉयल ही कर लिया जाए पानी को। हाँ, बॉयल कर लिया जाए, उसको फिर ढांप के रखा जाए और फिर वो इस्तेमाल किया जाए। तो इस मौसम में पानी के जैसे स्टमक का भी प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो फिर क्या उस वक्त पानी मिनरल वाटर यूज करना चाहिए? बॉयल भी ठीक है? बॉयल भी ठीक है, मिनरल भी ठीक है, वो नॉर्मल होते हैं। तो अगर बाहर से ऐसी एसिडिक चीजें होंगी, इम्प्योरिटी उसमें शामिल होंगी तो फिर ही मैदा खराब होगा ना। लेकिन जब वो सेफ पानी होगा तो फिर ऐसी नहीं है कि ना वो किसी हार्मफुल केमिकल को ना ही किसी हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस को कैरी करेगा और फिर हमारे लिए नुकसान का बायस नहीं होगा। क्योंकि मोस्टली उसमें जो अब मैदे का प्रॉब्लम होता है ना, वो एच पैलोराई, हेलिकोबैक्टर पैलोराई की वजह से इन्फेक्शन होता है, उससे हम बच सकेंगे। ठीक है जी। डॉक्टर मुनीर मलिक हमारे साथ मौजूद थे, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए और पानी से फैलने वाली बीमारियों के हवाले से हम बात कर रहे थे और खासकर बरसाती पानी से कौन कौन सी बीमारियाँ फैल सकती हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब हम बात करेंगे जहनी बीमारियों के हवाले से। तो जनाब, जहनी और नफ्सियाती बीमारियां आजकल के दौर में आम होती जा रही हैं। जहनी बीमारियों में डिप्रेशन, शिज़ोफ्रेनिया, स्ट्रेस, जहनी और जिस्मानी थकावट, बहुत ज़्यादा सोचना, इंसोम्निया, बहुत ज़्यादा नींद का आना, बातें भूल जाना या फिर घबराहट वगैरह इसमें शामिल है। इस तेज़ दौर में तकरीबन हर 20 में से 3 जो लोग होते हैं वो जहनी या फिर नफ्सियाती बीमारी का शिकार होते हैं और हर उम्र के लोग इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। अक्सर माहिरीन तो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान में हर तीसरा शख्स किसी न किसी तरह के नफ्सियाती मसले का शिकार है और उन मसाइल से बचें भी तो कैसे बचें। और ज़्यादा तादाद जो है बताई जाती है वो ख़वातीन की है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। लेकिन ख़ातीन में ख़ास तौर पर शादीशुदा ख़ातीन की तादाद ख़तरनाक हद तक उनमें इजाफा होता जा रहा है। तो शादी के बाद ससुराल में होने वाली लड़ाई झगड़े, मियाँ बीवी के आपस में इख्तलाफात की वजह से नफ्सियाती मसाइल में इस कदर इजाफा देखने को मिल रहा है कि ख़वातीन की खुदकुशी करने की शरह भी उसमें भी शरह बढ़ती जा रही है। तो पाकिस्तानी मर्द या फिर खातन में पोस्ट मैरिटल सिंड्रोम या फिर पोस्ट मैरिज डिप्रेशन का मर्ज इतनी तादाद में क्यों बढ़ता जा रहा है, क्या वजूहात, इस पर बात करेंगे। जनाब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समरा शाहिद है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। समरा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू जी, अल्लाह का शुक्र है, आई एम फाइन, थैंक यू। समरा, सबसे पहले तो बताइए ये जो पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन है कि शादी के बाद बहुत से, हम सिर्फ ये नहीं कहते कि खातन को ही ये डिप्रेशन होता है, मर्द हजरात भी इसमें मुब्तला हो सकते हैं। क्या वजूहात है कि इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी शरह है इसकी कि इसमें इजाफा ही होता जा रहा है? शादी के बाद डिप्रेशन मेल फीमेल्स दोनों में इसकी प्रेवलेंस इक्वल ही आती है। समटाइम्स ये होता है कि डोमिनेंसी ज़्यादा फीमेल्स में आती है कि वो एक सेंसिटिव पर्सन उनको लिया जाता है और उनका डिप्रेशन ज़्यादा काउंट हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड मेल्स को इतना काउंट नहीं किया जाता। या हमारे कुछ नॉर्म्स इस तरह के बने हुए हैं कि जी मर्द जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको डिप्रेशन नहीं हो सकता, रो नहीं सकते हैं या वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। सो उनका डिप्रेशन जो है वो पैसिव रहता है, वो छुपा हुआ रहता है, वो समटाइम्स सामने नजर नहीं आता।
अब अगर पहले बात करें कि औरतों में डिप्रेशन की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं शादी के बाद, तो उसकी डिफरेंट वजूहात हैं, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं। अगर कुछ पे हम हाईलाइट करें, फॉर एग्जांपल सबसे पहले जब वो शादी के बाद एक नई घर में आती हैं, उनकी लाइफ चेंज होती है, उनकी टोटली रूटीन चेंज हो रही होती है, उनका खाना पीना, ड्रेसिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो है उसमें चेंज आया होता है प्रॉपरली। वो एक जगह से उठ के एक न्यू इन्वायरमेंट में आ गई होती है, तो वहाँ पे मसला आता है एडजस्टमेंट इश्यूज। सबसे पहले उनको वहाँ एडजस्टमेंट का मसला आता है। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर भी एक जहनी आर्जा है जिसमें एडजस्टमेंट के मसाइल होते हैं कि जब हम किसी एक सिचुएशन से किसी नई सिचुएशन में जाते हैं, वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और उसकी कुछ सिम्टम्स आते हैं, तो इसको भी एक एडजस्टमेंट का डिसऑर्डर का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे मसला यही आता है कि एडजस्टमेंट के इश्यूज क्यों हो रहे हैं, कि वहाँ वो एडजस्ट क्यों नहीं हो रही हैं। अब फीमेल्स की तरफ से देखा जाए तो उनके लिए तो एक नया एनवायरनमेंट, एक नई जगह है, उनको वहाँ एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब जो इन लॉज होते हैं या स्पाउस होता है, हस्बैंड होते हैं, वहाँ उनकी तरफ से ये इश्यूज आ रहा होता है कि वो इस एडजस्टमेंट को समझ नहीं पा रहे होते हैं। उनको होता है कि शायद ये नई जगह आई है तो इससे बस जैसे पहले थी इस सिचुएशन में भी एज इट इज सेटल्ड हो जाना है, जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ से उठाया और यहाँ पे सेटल कर दिया। मसला ये आता है कि एक फीमेल है, एक वोमेन है, उसके पूरे एक फीलिंग्स होती हैं, एक प्रॉपर उसकी अपनी नेचर है, उसने वहाँ के एडजस्ट तो होना है, उसको कुछ वक्त लगेगा, नई जगह होती है, न्यू इन्वायरमेंट है, तो उसको वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ा स्पेस उनको चाहिए होती है फीमेल्स को। ऑन दी अदर हैंड अगर मेल्स की डिप्रेशन की बात की जाए तो उनके लिए भी इसी तरह से ही होता है। ऑल्दो वो अपने घर पे ही होते हैं, उनके लिए जगह चेंज नहीं होती, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में भी एक बिग चेंज आया होता है। एक स्पाउस उनकी लाइफ में आ गया, एक पार्टनर आ गया, हर चीज़ उनकी शेयरिंग हो रही होती है। जो चीज़ पहले वो खुद हर चीज़ में है, फिर वो शेयरिंग पे आती है। फिर उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी उन्होंने देखने होते हैं कि पहले तो हम अपने ओन पे थे, अब एक फैमिली होगी, उसको हमने प्रॉपर टेक केयर करना है। सो उनके भी मल्टीपल रीजन इश्यूज हो सकते हैं या रीजंस हो सकते हैं, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं खातीन में ऐसे कि जिससे पता चल जाए अच्छा ये किसी ना किसी डिप्रेशन का शिकार हो रही है, या उसको टाइम कितना लगता है, कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है? ये डिप्रेशन का जो टाइम जिसको हम एक प्रॉपर डिप्रेशन का आर्जा या डिसऑर्डर कहते हैं, उसके लिए मिनिमम टाइम जो है वो एटलीस्ट 6 मंथ्स का होता है कि 6 मंथ्स ड्यूरेशन का अगर ये चलता जा रहा है तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये डिप्रेशन है। अब इसके सिम्टम्स में अगर बात करें तो इसके सिम्टम्स हैं, सबसे पहले तो ये कि मूड जो है वो लो रहता है हर टाइम, उदासी रहती है, मायूसी रहती है, होपलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है, वर्थलेसनेस यानी कि मेरी कोई कदर नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे कोई समझने वाला नहीं है। बेसिकली उनका कॉग्निटिव ट्रायड जो उनकी सोच होती है वो 3 तरह से असरअंदाज हो रही होती है। एक अपने सेल्फ से रिलेटेड, एक अपने फ्यूचर से रिलेटेड और एक अपने वर्ल्ड से रिलेटेड। अब इन तीनों के बारे में जो उनका ख्याल होता है वो बहुत पैसिमिज्म में जाना शुरू हो जाता है, यानी मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा फ्यूचर अच्छा नहीं है और दुनिया में कुछ अच्छा नहीं होगा, मुझे अब रहना नहीं चाहिए। फिर ये जब सोचें बस एक्सट्रीम हद तक जाती हैं तो फिर वो सुसाइड की तरफ जाना शुरू हो जाती है कि मेरी कोई वर्थ नहीं है तो आई शुड एंड माई लाइफ। ठीक, इसके अलावा जो सिम्टम्स उसके आते हैं, कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे नींद की कमी हो जाती है, कुछ केसेस में नींद की ज्यादती भी हो जाती है। अच्छा, नींद का ज्यादा होना भी डिप्रेशन में ही आता है, या नींद का कम होना या नींद का ज्यादा होना। इसी तरह से भूख का कम होना या भूख का भी ज्यादा हो जाना, बिंज ईटिंग भी जिसे कहते हैं। हम लोग उसे नॉर्मली ले रहे होते हैं लेकिन समटाइम्स वो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। एग्जैक्टली वो लीड कर रहा होता है डिप्रेशन की तरफ से। तो ये सब सिम्टम्स हैं जिनको थोड़ी थोड़ी नोट रखना चाहिए। और इस तरह से फीलिंग, कुछ साइकोलॉजिकल फीलिंग्स होती हैं जैसे हेल्पलेसनेस आ गई, इसके बाद ये होता है कि मेरी कोई वर्थ नहीं है, इसके अलावा ये होता है कि मैं कुछ कर नहीं सकती, फिर लेजीनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, उकताहट होती है, इरिटेशन आ जाती है उनमें, मूड हर टाइम चिड़चिड़ापन के, किसी ने घर में भी कुछ कह दिया, हस्बैंड ने कुछ कह दिया तो चिड़चिड़ापन आ गया, फिर वो लीड करता है आगे फिर लड़ाई झगड़ों पे, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहते हैं अपने रिलेशनशिप में, इन लॉज के साथ वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आना बहुत ज्यादा मसले जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, फिर लीड करता है। तो समरा फिर क्या मतलब हम लोग इस तरह की सिचुएशन जब आती है या साइंस एंड सिम्टम्स हमें खुद भी पता चल रहे होते हैं तो हम इनको इग्नोर कर देते हैं कि शायद ये रूटीन का एक है, मूड खराब हुआ है तो ठीक हो जाएगा, खुद ही ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। क्या ये चीजें हो सकती हैं खुद ऑटोमेटिकली कि हम इसको कह लें कि टाइम के साथ साथ चीजें सही हो जाएंगी? टू सम एक्सटेंट अगर एक सरफेस लेवल पे हैं तो खुद से ठीक भी हो जाती हैं, जैसे मूड वेरिएशंस आती हैं, मूड स्विंग्स होते हैं कि मूड कभी अच्छा है कभी ठीक हो गया,
उसके अकॉर्डिंगली भी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन जब अगर वो स्पेरिटी पे इस तरह से आ गई हैं और वो एक कंप्लीट डिप्रेशन पे ही जा रही हैं, तो फिर वहाँ पे चीज़ों को सीरियसली भी देखना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा सीरियसली है तो वहाँ मेडिकेशन भी होती हैं, कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं ताकि बॉडी को रिलैक्स किया जा सके, माइंड को रिलैक्स किया जा सके। अगर नींद की इश्यूज हैं तो वो ठीक हो सके, इन सब चीज़ों के लिए मेडिकेशन। इसके साथ सेकंड जो काम आता है वो थेरेपी होती है कि किस तरह से जो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जो रिलेशनशिप में मसाइल आ रहे हैं, जो डिप्रेशन की तरफ लीड कर रहे हैं, फिर आपके लड़ाई झगड़े इन सब चीज़ों पे लीड कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए फिर थेरेपी पे काम होता है। अच्छा। जो सेशंस होते हैं, प्रॉपरली बैठ के डिस्कशन होती है, फिर बताया जाता है कि अब आपने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल फैमिली थेरेपी होती है जहाँ पे इन लॉज फैमिली सारी बैठती है, उनको बिठाया जाता है। फिर कपल थेरेपी होती है जिसमें हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनके इंडिविजुअल सेशंस भी होते हैं, एक साथ बैठ के भी होते हैं, डिस्कशन होती है, इनके जो भी इश्यूज होते हैं उनको सुना जाता है, फिर प्रॉपरली गाइड भी किया जाता है कि अब आपने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल फीमेल्स के लिए तो ये कि उनका जहाँ एडजस्टमेंट मसला आ रहा है, अच्छा, वहाँ पे सबसे पहले ये कि उनको एक्नॉलेज किया जाए हस्बैंड की तरफ से और इन लॉज की तरफ से, क्योंकि जिस तरह से भी वो न्यू इन्वायरमेंट आई है उनको वहाँ एडजस्ट होने में टाइम लगना है, तो उनको टाइम दिया जाए कुछ ऐसा। जो मेनली डिप्रेशन होता है, पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन, ये शादी के फर्स्ट 3 इयर्स में इसकी प्रेवलेंस ज्यादा होती है। इसके बाद होता ये एक डिप्रेशन कम नहीं होता, वो उस माहौल में उस तरह से एडजस्ट होना शुरू हो जाती हैं। डिप्रेशन वहीं पे होता है और उन चीज़ों को फिर वो नॉर्मली लेना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो इसमें सारे सिनेरियो में जो हमारे इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं, ख़ासतौर पे हम जो हस्बैंड्स होते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं अगर वो इस तरह का सिनेरियो देख रहे हैं या कुछ साइन एंड सिम्टम्स अपनी वाइफ में देख रहे हैं, तो वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स जो हैं उनकी मदद से इन चीज़ों को सही कर सकते हैं? वहाँ पे ये है कि मेन फैक्टर तो हस्बैंड है जिन पे वो डिपेंडेंट हैं, तो उनका साथ होना और सपोर्ट करना इमोशनली मेंटली ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि हस्बैंड की तरफ से प्रॉपरली अटेंशन एक तो दी जाए, बैठ के सुना जाए। सबसे मेन इश्यूज वहाँ पे आते हैं जहाँ कम्युनिकेशन गैप होता है, फिर चाहे वो हस्बैंड आए, वाइफ आए, इन लॉज हैं, या कोई भी रिलेशन आ जाए, अगर कम्युनिकेशन गैप आ गए तो वहाँ मसाइल बढ़ते जाएंगे। अच्छा। क्योंकि बात ही नहीं बैठ चिट के हो रही, हर एक खुद से अज्यूम कर लिया कि अच्छा नेक्स्ट पर्सन ये सोच रहा है या मैं खुद से ही अपने बारे में ऐसा सोची जा रही हूँ, और वहाँ से खुद से अजम्पशन पे ही मसाइल बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे ये है कि हस्बैंड वाइफ जो है, स्पाउस, अब बैठ के पहले डिस्कशन करें, जो भी इशू उनको आ रहा है घर में इन लॉज की तरफ से या आपस के रिलेशन की तरफ से, उसको एड्रेस करें, एक दूसरे के साथ डिस्कस करें। अच्छा। फिर वहाँ बैठ के कोई ग्राउंड रूल कुछ निकालें कि क्या होना चाहिए, दोनों अपनी तरफ से डिसीजंस बताएं, अपनी तरफ से बताएं, ओपिनियंस बताएं, और जो एक दरमियान अच्छा, ये हम अपने आप को मतलब हस्बैंड वाइफ ये कम्युनिकेशन करने के बजाय दूसरों से कर रहे होते हैं। मतलब हस्बैंड अपने घर वालों से कर रहा होता है और वाइफ जो है वो अपने घर वालों से उनको बता रही होती है कि ये चीजें हो रही है, ना कि आपस में कर रहे होते हैं। और ये लीड करता है फिर बाद में स्फेयर मसाइल की तरफ, फिर वो फैमिलीज में आ जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, और ये बढ़ते जाते हैं, फिर ये लीड करते हैं आगे बच्चों की तरफ। हस्बैंड वाइफ में कोई इश्यूज चल रहे हैं या इन लॉज के साथ आपस में इश्यूज चल रहे हैं, वो बाद में जब बच्चे आते हैं फिर वो उसके ऊपर इफेक्ट होता है। अगर अब प्रेगनेंसी में ही देखा जाए तो फीमेल्स में जो क्योंकि ओवरऑल साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्ट पड़ता है बेबीज पे फुल ड्यूरेशन में, सो यहाँ पे बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि वो अच्छा सोचे, अच्छे इन्वायरमेंट में रहें, किसी किस्म के डिप्रेशन एंजाइटी में ना रहें, अदरवाइज वो लीड करता है कि आगे बच्चों पे भी साइकोलॉजिकली कोई डिसऑर्डर आ सकता है या कोई भी इस तरह की रीजन मतलब आ अगर सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान एक खातून डिप्रेशन का शिकार रहती है तो वो बच्चा भी डिप्रेशन के साथ पैदा हो सकता है। इसकी बहुत प्रेवलेंस है, या अगर हम हिस्ट्रीज या रिसर्चेस में भी देखें कि कोई जो बच्चे चाइल्डहुड डिप्रेशन इवन अब एक डिसऑर्डर है प्रॉपरली जो छोटे बच्चों या एडोलेसेंट्स के लिए जिसको डायग्नोस किया जाता है, और अगर उसकी भी देखा जाए पीछे कॉजेज में, तो वो मोस्टली ये होता है कि जेनेटिकली फैक्टर्स होते हैं, जिसमें पेरेंट्स आगे से उनके फॉरफादर्स ये चीज जीन्स में ही उनके साथ आ रही होती है। सो इसके अकॉर्डिंगली प्रॉपरली गाइड करना, गाइडेंस बेसिकली खुद को भी नहीं होती है, या अगर समटाइम्स फीमेल्स को या मेल्स को भी नहीं पता होता कि हम इस टाइम डिप्रेशन का शिकार है। हाँ। यहाँ पे ये है प्रॉपर उनको गाइडेंस की जरूरत है कि कोई मसला है और इसको हमने ठीक भी करना है, इसके बारे में सीरियस होकर सोचना भी है। और ये तो प्रेगनेंसी के दौरान भी होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद जिसे बेबी ब्लूज भी कहा जाता है या पोस्ट पार्टम डिप्रेशन भी कहा जाता है, तो उसमें भी बहुत सारी जो कम्युनिकेशन है या रिश्ते हैं टूट जाते हैं डिप्रेशन की वजह से,
उससे किस तरह कोप अप किया जा सकता है? बिल्कुल, पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी होता है कि जो राइट आफ्टर डिलीवरी फीमेल्स के साथ अक्सर हो जाता है, उसमें ये उनको भी फिर अगेन वही बर्थलेसनेस वाली फीलिंग्स आ रही होती हैं, और एक जो चीज़ ऐड हो जाती है वो ये कि वो बेबी को प्रॉपर्ली फिर अटेंशन नहीं दे पा रही होती हैं, या उन्हें एक्सेप्टेंस नहीं होती। मोस्टली अगर इस तरह की फीमेल से क्वेश्चन भी किया जाए जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में होती हैं, तो वो यही होते हैं कि हम इसके लिए रेडी नहीं थे, या अभी मेंटली तौर पे हम लोग नहीं थे, या शादी हमारी जल्दी हो गई। वो फिर पीछे और जो पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन है वो उसकी रीजन सामने आना शुरू हो जाती हैं, जो कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन को लीड कर रही होती हैं। और ये साइकिल इस तरह से चलता रहता है, आगे बच्चों में आया और फिर ये फैमिलीज में इस तरह से साइकिल चलता रहता है। तो यहाँ पे भी उन्हें प्रॉपर जो है अटेंशन की जरूरत होती है, उनको प्रॉपर फील करवाना है कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। यहाँ पे हस्बैंड का बहुत काम होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन में कि वो उनको फील करवाएं कि आई एम विद यू, आप अकेली नहीं हैं। एक न्यू बेबी होता है, एक उनकी पूरी लाइफ चेंज हो रही होती है, उनका स्टेटस चेंज हो रहा होता है। जैसे पहले सिंगल थी, सिंगल से मैरिड हो गई, अब मैरिड से मदर आ गई। तो ये स्टेटस चेंज हो रहा होता है और वो उसको अभी समझ नहीं पा रही होती हैं, या प्रॉपरली खुद को उस सांचे में ढाल नहीं पा रही होती हैं। सो इसको टाइम लगता है। कितना, मतलब ये जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है इसको कितनी ड्यूरेशन हो सकती है? ये डिपेंड करता है सेवेरिटी कितनी है। समटाइम ये 6 मंथ्स to 1 year भी चला जाता है, इससे कम भी हो सकता है। कुछ आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बेबी ग्रो होता है उसके साथ साथ वो अटेंशन उधर डाइवर्ट हो जाती है और वो डिप्रेशन वाली फीलिंग्स जो है वहाँ से खत्म होना शुरू हो जाती हैं। सो ये सेवेरिटी के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करती हैं, बट ये ठीक भी हो जाती हैं अगर इनको प्रॉपरली अटेंशन ना दी जाए। तो ये वर्ष भी हो सकती हैं। और ये क्या हर बेबी के बाद ये होगा, या अगर एक दफ़ा इसको ट्रीट कर लिया जाता है तो उसके बाद ये नहीं होगा? हर बेबी के बाद नहीं होता है, कहीं पे सर्कमस्टांसेस इस तरह के हो सकते हैं कि ओवरऑल प्रेगनेंसी में कुछ इन्वायरमेंट इस तरह का हो गया हो, या कोई सिचुएशंस ऐसी हो गई हो कि वो डिप्रेशन को लीड कर रही हो। कहीं पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा और हेल्दी है तो वहाँ पे नहीं भी हो सकता। और ये भी ज़रूरी नहीं कि एक ही मदर का एक बेबी की बारी डिप्रेशन था और सेकंड टाइम भी होगा, ये भी ज़रूरी नहीं है, और ज़रूरी हो भी जाता है। वो डिपेंड करता है कि पीछे से सिचुएशन क्या चल रही है, उनका माहौल क्या कैसा है, माहौल कैसा मिल रहा है, एनवायरनमेंट कैसा है, जो साथ लोग रह रहे हैं उनका बिहेवियर कैसा है। ये सारी चीज़ें जो है लिंक्ड हैं ये सारी चीज़ों से। हमारे साथ समरा शाहिद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद थी। समरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन, पोस्टपार्टम डिप्रेशन के हवाले से हम बात कर रहे थे कि ये होता क्या है, किस तरह खवातीन खास तौर पर इससे छुटकारा हासिल कर सकती हैं। आप एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब आगे बढ़ते हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के बासियों से जुड़े जितने भी मसाइल होते हैं उनका जिक्र करते हैं। और कोशिश हम लोग यही करते हैं कि इक्तदार के ऐवानों तक लाहौर के शहरियों की इस्तदा पहुंचाई जा सके। लेकिन हुकूमत आए रोज कोई ना कोई ऐसा इकदाम जरूर कर देती है जिससे गरीब की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाता है। बिजली की लोड शेडिंग और लोड शेडिंग के बाद बिजली की कीमतों में इजाफा, ये तमाम इकदामात के साथ साथ इस बार जो बिजली के बिल आए हैं उसको देखकर तो जनाब हम सबकी चीखें निकल गई हैं। और इस बार बिजली के बिल आए, उसमें से अक्सर लोगों ने तो उस बिजली के बिल को एक साथ में करवाकर बिल उतारना था, ये सोचा हुआ था सबने। ये एक सहूलत थी हम सब के लिए जो हुकूमत ने इस मुल्क के गरीब आदमी को दी थी। लेकिन हुकूमत और इदारों ने गरीब से ये सहूलत भी छीन ली है। अब जितना भी बिल आएगा आपको एक ही वक्त में वो सारे का सारा बिल भरना होगा। आपके पास चाहे उतनी रकम हो या ना हो, ना ही इदारे आपके खिलाफ जो है वो इदारे कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ही हक है और वो कार्रवाई करेंगे भी। तो बिजली का बिल किस्तों में जमा करवाने की जो सहूलत थी क्यों खत्म की गई है, क्या वजह है, क्या इस सहूलत से हुकूमत के वक्त को नुकसान पहुंच रहा था, क्यों गरीब से रिलीफ छीना ही जा रहा है एक के बाद एक, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है फाहद अमीन है। फाहद, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। बाहर तो बारिश हो रही है। हाँ तो जी। सबसे पहले तो बताएं कितने फीसद जो फीडर्स है वो ट्रिप कर चुके हैं? देखिए, ये हमारा अलमिया है यहाँ का, क्योंकि जितना भी इनका सिस्टम है सारा जो है वो बैठ जाता है, बहुत सीधा निज़ाम है। तो जैसे ही बारिश होती है तो लोगों को मुख्तलिफ जो है वो मुल्कों में वो लोग जो है ना वो
इस तरह की बारिश को एंजॉय करते करते हैं, हैं। हाँ मौसम खुशगवार हो जाता है तो लोग घरों से निकलते हैं एंजॉय करने के लिए, पिकनिक करते हैं। मगर यहाँ पर सिस्टम ये है कि लोग जो है ना वो इस परेशानी में पड़ जाते हैं कि यार हमारी बिजली चलेगी, अब क्या करें। अब जैसे ही बिजली बारिश शुरू होती है, चाहे वो हल्की हो या तेज हो, मेरे ज़हन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि यार फीडर कितने ट्रिप हो गए। ठीक है, यानी कि और कोई मामला नहीं। देखे बारिश हो जाती है फीडर ट्रिप, गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है फीडर ट्रिप, ठीक है जी। उसके बाद सर्दी ज्यादा बढ़ जाती है, धुंध ज्यादा पड़ जाती है, फीडर ट्रिप। यानी कि सिस्टम ही कुछ ऐसा बन गया है इनका सिस्टम। देखिए सिस्टम बनता है अपग्रेड करने के साथ, जब उसको अपग्रेड ही नहीं करना आपने, वही जो है वो पुराने सिस्टम पे आपने चलते रहना, तो फिर इस तरह के मसाइल तो सामने आने हैं। तो यही सूरत हाल है। अभी भी बारिश हुई है, 50-60 फीडर जो है वो ट्रिप हो गए हैं और हर तरफ से आपको फोन आ रहे होंगे रान साहब, यहाँ से हमारी जो है हाँ जी बिल्कुल ऐसे ये फोन आना शुरू हो जाते हैं। और देखिए इस बारिश में इनफरादी शिकायत बहुत ज्यादा होती हैं। इनफरादी शिकायत क्या है कि आपके अकेले घर की जो है ना वो मीटर जल गया, कोई तार टूट गई। अच्छा आप फिर मेरा जो अभी इस मॉनसून में सामने आया है चीज़ें, आप कमो बेश एक दिन आपको वो इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर तो आपका ताल्लुक है कोई इस्लाम दुआ है तो बेहतर हो जाएगी। अगर आपका कोई ताल्लुक नहीं है, अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है, कोई आपका MNA MP नहीं है, तो फिर आप जो है ना वो एक दिन आपको वेट करना पड़ेगा। एक दिन सुकून करें बिजली के बगैर। अगले दिन ही वो आपकी लाइट आएगी, वो आपको कहेंगे किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला के साथ वाले के घर से ले ले, यह ये हम आपको जो है ना बाद में ठीक कर देंगे। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस वक्त लेस्को के पास स्टाफ ही नहीं है। मेंटेनेंस पे बारहा हमने ये चीजें यहाँ पे डिस्कस की हैं। देखें जो इमरजेंसी पे सिर्फ एक लाइनमैन है, सिर्फ एक लाइनमैन इमरजेंसी पे दिन में 50 उसके टाइम में, यानी कि 8 घंटे का उसका टाइम है ड्यूटी टाइमिंग जो है, उस ड्यूटी टाइमिंग में अगर 50 कंप्लेंट्स भी आती हैं तो वो उस एक लाइनमैन ने करनी, ठीक है। और वो जब बेचारा छुट्टी करके जा रहा होता ना, उसकी पंजाबी कहते हैं मत वजी होती। तो ये सूरत हाल होती है कि उसको अपनी होश नहीं रहती। आजकल हमारी भी मत वजी हुई है ये इस लोड शेडिंग की वजह से। यही वजह है कि हादसात बढ़ रहे हैं, लाइनमैन बेचारे फैटल एक्सीडेंट में शहीद हो रहे हैं। अब मैं आपको एक जो है वो हाइड्रो यूनियन, जो पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन है, जो महकमा बिजली की यूनियन है, जो तमाम जो है वो बिजली की तकसीम कार कंपनियों में वो यूनियन है, उसके दादो शुमार के मुताबिक इस साल 27 लाइनमैन जो है वो फैटल एक्सीडेंट में जान बाक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। तो आप ये देखें 27 शहीद हो चुके हैं, जबकि दर्जनों के हिसाब से जो है वो उम्र भर के लिए मजदूर हो चुके हैं। क्यों? वो काम का स्ट्रेस है, काम का बोझ है, एक काम का बोझ है, अफसरान का प्रेशर है, अवाम का प्रेशर है। वो बेचारा एक लाइनमैन क्या करेगा कितनी जगह पे। मैं कहता हूँ ये हकीकत में जो है वो जिसको कहते हैं ना रिज़्क़े हलाल कमाना, वो ये लाइनमैन होते हैं बेचारे। मेहनत मजदूरी इतनी करते हैं, आप परेशान हो जाएंगे आप इसको जो है ना वो लाइन पे काम करते देख के। शदीद गर्मी में, शदीद सर्दी में भी उन्होंने शदीद सर्दी में आप देखें, गर्मी में एक तो ऊपर से जो है वो तपश, एक वो लोहे के जो है उसका क्या नाम है उस पे चढ़ रहा है, पोल पे, लोहे के पोल पे चढ़ रहा है, फिर लोहे का काम कर रहा है और आग को पकड़ रहा है। बिजली आग है, उसको पकड़ के उसके साथ वो काम कर रहा है, उसके साथ वो खेल रहा है, लोगों को जो है वो उसका लोगों का घर रोशन करने के लिए। तो मगर उसकी इस तमाम एफर्ट का जो है वो महकमा उसको सिला नहीं मिलता, बिल्कुल ठीक है ना। उसको डबल काम करना पड़ता है। वो जो कहते हैं ना, जिसने वो एक शेर भी बड़ा मशहूर था, जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी नहीं मिली। तो ये जो बेचारा ज्यादा मेहनत करता है ना, उसको सिला भी नहीं मिलता, उसको रिवार्ड भी नहीं मिलता। लाइन की तादाद जो है वो इंतहाई कम है, उसी वजह से फैटल एक्सीडेंट हो रहे हैं। और अच्छा फिर मार भी बेचारा ये खाता है जब उसका क्या नाम है, लोग एहतजाज करते हैं, ये काम करने से ना जाना होता बेचारे ने, और मार भी यही खाता है, ठीक है ना। तो ये सूरत हाल है। अफसरान अपने एसी वाले कमरों में बैठे हुए होते हैं, उन्हें क्या बताओ कि बाहर निकल के क्या करना है। किसी इंजीनियर का कहाँ काम है क्या वो एसी वाले कमरों में बैठ के, फील्ड का काम है इंजीनियर्स का, ठीक है ना। तो ये सारी सूरत हाल है ओवरऑल जो है ना वो सूरत हाल इन्होंने जो बनाई है। और अभी ये सहूलत गरीब आदमी से छीन ली है, इसकी क्या वजह बनी है? ये जो एक साथ में बिल जमा करा रहे थे हम लोग, देखें ये हुकूमत का फैसला नहीं है, ठीक है। ये बिजली तकसीमकार कंपनियां जो अपने तौर पे फैसले करती हैं, वो ये फैसला है, ठीक है। उसके ये नेपरा एक्ट के तहत अवाम को एक सारिफ को ये हक है
कि वो अपने बिल की साथ करवा के उसको आसानी से जमा करवा करा सके, सकते हैं, ठीक हाँ है। जी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी करंट बिल की किस्त ही नहीं हो सकती, यानी कि आप एक माह की किस्त करवा ही नहीं सकती। अच्छा। एक माह का आपका बिल है ना, फर्ज करें मेरा जुलाई का बिल है, तो मैंने जमा करवाना था जुलाई के एंड पे या जून के एंड पे, हाँ हाँ। ठीक है ना, तो उसकी किस्त ही नहीं होनी। उन्होंने कहा नहीं, वो पूरा जमा करवाएं। अच्छा, वो मज़ेदारी वाली सिस्टम बात यह है कि उन्होंने सिस्टम नया जो है वो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से एक नया सिस्टम लिया। सॉफ्टवेयर, हाँ जी, एक नया सॉफ्टवेयर लिया है, अच्छा। एक नया सिस्टम लिया है। उस सिस्टम में करंट बिल की किस्त होती नहीं है, मैनुअल किस्तें इन्होंने बंद कर दी हैं। उस बिल में किस्त होती नहीं है, मैनुअल जो किस्त होती है वो बैंक जमा नहीं करता, उसका रिकॉर्ड ही नहीं होता। कंप्यूटराइज किस्तें होती हैं वो इन्होंने मना कर दी हैं, वो नहीं हो रही। उसके बाद अब एक सारफ की बकाया जात की किस्त होगी। बकाया जात में क्या होता है, आपने इस माह बिल जमा नहीं करवाया, कोई बात नहीं, अगले माह आपका जो बिल आएगा उसके साथ आपके ये माह बकाया जात लगा होगा, उसमें जुर्माना जो है ना वो ऐड ऐड ऑन होगा, होके आएगा, ठीक ऐड है। ऑन होके अगले माह इकट्ठा बिल आ जाएगा और वो आपका बकाया जात लिखा होगा। ठीक है। अब आप जाते हैं किस्त करवाने के लिए, उन्होंने कहा जी करंट बिल जो है वो आपका फर्ज करें 20,000 रुपये है, उन्होंने कहा जी करंट बिल आप जमा करवाएं, एरियर आपका 15,000 रुपये, इसकी 2 किस्तें कर देंगे हम। अब 20,000 वो और 15,000 रुपये से 7,000 वो, ठीक है, 27,000 रुपये आपको जो है वो जमा करवाना पड़ेगा। बिल आपका कितना है, 20 और 10 30 और 35,000 रुपये, उसमें से 27 जमा करवाना ही करवाना है, ठीक है ना। पीछे सारे बचता क्या है फिर उसके तो बाद? उसके पास हाँ। उसको क्या रिलीफ क्या दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, दूसरी बात आप ये देखें कि बिल ज्यादा आ गया, डिटेक्शन बिल चार्ज हो गया, गलत चार्ज हो गया, जैसे भी चार्ज हो गया, सारफ को एक बटा जो है ना वो 50% बिल जमा करवाना पड़ेगा हर सूरत। अच्छा, कहीं भी ये रूल नहीं है। अब SNGPL में जाते हैं, अदालतों में जाते हैं, वहां पे भी अदालत भी जो है ना नहीं वो तो क्या इनको कोई नुकसान हो रहा था इस पॉलिसी की वजह से? नहीं, सिर्फ अपनी कारकर्दगी बेहतर दिखाने के लिए, अच्छा। अवाम का खून निचोड़ने के लिए इस तरह की जो है पॉलिसीज आपको पता बनाई जाती हैं कि अवाम से कलेक्शन करनी है हमने, किसी भी तरीके कर रहे हैं, अवाम की गर्दन उतार दो, जो मर्जी कर लो, कलेक्शन हमने अपनी टारगेट पूरा करना है, अपनी रिकवरी करनी है। और रिकवरी की हालत यह है कि अब मेरी बात सुने, मुझे ज़्यादा बिल आया है तो मैं क्यों जमा करवाऊंगा, ठीक है ना। ओवर बिलिंग अगर मेरे बिल पे हुई है तो मैं क्यों जमा करवाऊंगा। हाँ जी। मैं उसका जो है वो बाकायदा तौर पे फाइट करूंगा उसके लिए कि क्या मैं इसको कैसे ठीक करवा सकता हूँ। वो मुझे मौका ही नहीं देंगे। करंट बिल नहीं, अगले माह बिल नहीं जमा कराया, बिल काट के मीटर काट के बोले मीटर काट के ले जाएंगे। तो एग्जैक्टली, हाँ। फर्ज करें मुझे गलत बिल आ जाता है, किसी भी तरह चार्ज हो जाता है, अच्छा। मैं जाता हूँ शिकायत करता हूँ, मैं कहता हूँ जी जनाब मुझे गलत बिल आया तो आप इसको ठीक करें। वो कहते हैं अच्छा ठीक करते हैं, पहले इसका आप 50% जमा करवाएं। अच्छा। अब 2 लाख रुपए मुझे बिल आ गया गलत, हाँ। किसी भी तरीके से गलती है, LSCO की गलती है, ठीक- जैसे भी है, ठीक है। पेन मिस्टेक है, वो उन्होंने मुझे सबसे पहले कहना जी आप इसमें से 1 लाख रुपए जमा कराएं, बाकी जो 1 लाख रुपए है उसकी जो है वो सर्कल रिव्यू कमेटी एक होती है, उसमें जाएगा, फिर ये फैसला होगा कि आपका बिल ठीक था या नहीं ठीक था। अगर नहीं ठीक था तो वो जो 1 लाख रुपए आपने जो देना है अभी वो भी देना पड़ेगा? नहीं, वो खत्म हो जाएगा। अगर ठीक आया तो वो देना पड़ेगा। अच्छा। हाँ जी, यानी कि आप रिव्यू में भी जाएंगे तो 50% जमा करवा के जाएंगे। टोटली अवाम को वो कहते हैं ना जगड़बंद लगा देना, एक वो लगा दिया गया, किसी सूरत अवाम को अब ये जो सुपर निकलने नहीं टैक्स दिया जा इन्होंने रहा। लगाया है रिकवरी की मद हाँ जी। में, ये कब तक ये रहेगा सुपर टैक्स? जी, सुपर टैक्स का तो अभी कुछ 1 साल के लिए जो आ रहा है, खबरों में आ रहा है कि जी वो उन्होंने होल्ड कर दिया है। मगर देखें, सुपर टैक्स भी अवाम के साथ जुल्म है। मुझे बताएं, मेरे घर के नीचे दुकान है, फर्ज करें किसी के ये इस तरह बहुत बिल आए हैं लोगों के, मेरे घर के नीचे दुकान है, वो रेंट पे नहीं दी हुई, मैंने वैसे बंद की हुई है, अच्छा। ताला लगाया हुआ, उसके साथ मैंने मीटर एक्स्ट्रा लगाया हुआ है कि चलो यार कभी से जरूरत पड़ रेंट पे सकती देने है। पड़ सकती है या खुद काम कर सकता हूँ मैं, जो हालात चल रहे हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ जी, आपको, जी। मेरी अपनी नहीं मैं मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा, अब उस दुकान पे 6,000 रुपया एक उसका यूनिट एक भी नहीं चला, अच्छा। बिल मुझे 7,000 फर्ज करे आ गए मेरे पास। ऐसे ये मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि मेरे पास ये आए हैं, आए होंगे ऐसे हाँ जी, केसेस। हाँ जी। केसेस आए हैं मेरे पास, अभी बिल पड़े हैं इसमें। अच्छा, मजेदारी की बात आप देखें, अवाम को बेवकूफ बनाने का तरीका देखें। सुपर टैक्स, ठीक है जी, ई ड्यूटी, आई टैक्स, एफ टैक्स, एस टैक्स, अच्छा। उसके बाद टीवी फीस, उसके बाद जो है वो आप आ जाए क्वार्टर ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। पहले फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, इस माह के बिलों में मैं बता रहा हूँ
और क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट भी आ गया, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी आ भी आ गया। गया, हाँ। अच्छा, अब उसके आगे देखिए आप, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का जो पैसे आए हैं, अब उस पे एफपीए टैक्स, वो पूरी भी लंबी टैक्स, लिस्ट है। वो हाँ। लंबी लिस्ट है। वो एफ पता नहीं क्या क्या सारा हाँ लिखा जी, हुआ है। इस वो दफा मैंने ऐसे- बकायदा, जब लास्ट हमने शो किया है ना, मैंने बकायदा घर जाके देखा है जब हमारा बिल आया है। ये सिर्फ तो आपने नहीं देखा, जो हमारे इस यूनिट दफा- थे, वो जो हमने बिजली कंज्यूम की थी, वो कम पैसे थे, टैक्सेस की मद में पैसे ज्यादा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ आपने नहीं देखा, हाँ। इस दफा जितने बिल आए हैं हर बंदे ने वो देखा है कि यार हमारे साथ बना गया, ये किया गया इन्होंने। ठीक है, इतने टैक्सेस, यानी कि एक दर्जन टैक्स आप देख लें, 6 इस तरफ होंगे, 6 इस तरफ Exactly, होंगे, हाँ। दर्जन के हिसाब से टैक्स है, और ऊपर क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट वो दर्जन से ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद वो आप आ जाए इसमें लेस्को चार्जेस, वो दर्जन से ज्यादा है। यानी कि ये सूरत हाल है कि अवाम को किसी भी सूरत रिलीफ नहीं है, रिलीफ नहीं दिया जा रहा। हाँ। हाँ जी, ये हालात हैं खुदा की कसम के, लोग इतने परेशान हैं। मुझे, मेरे पास रोज ना 5, 7, 10, 20 लोग जो है ना, वो मुझे मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं, भाईजान इस बिल का क्या करना है। मैं कहता हूँ मैं क्या करना है, अब बिल जमा ही करवाना है, क्योंकि किस्तों की सहूलत खत्म हो गई है। एग्जैक्टली, हाँ। किस्तों की सहूलत खत्म हो गई है। ठीक है, पहले था रिलीफ मिल जाता था कि यार चलो किस्त है, चलो यार थोड़ी बंदे बहुत की 2-3 किस्त किस्तें करके कर हम दी। लोग उतार देते जो थे, बंदा, हाँ। मेरी बात सुने, जिसकी 25,000 रुपया, कम से कम 25,000 रुपया कर दी अब सैलरी, अब जिसकी 25,000 रुपया सैलरी है, उसको 17,000 रुपया बिल आया। कल मुझे उस बंदे ने बताया, जी भाईजान मेरी 17,000 रुपया भी जो है ना, वो बेचारा सिक्योरिटी गार्ड है एक, ठीक है ना, उसने मुझे बिल दिया, कहता जी मैं इधर फलां जगह पे सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मेरे ना उसका क्या नाम है, ये मेरा 17,000 रुपया बिल आ गया। मैंने कहा अच्छा जी देखें कोई गलत तो नहीं आया, वो बिल बिल्कुल ठीक था, यानी कि टैक्सेस के हवाले से अगर देखा जाए। मैंने कहा नहीं जी आपका बिल ठीक है, और वो हमें जमा कराने वो पड़े। वो बेचारा कहता है यार हर सूरत इसका हाल में। इसकी किस्त में। अच्छा, मजेदारी की बात इसमें वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस्त करवाएंगी, वो जो आपका किस्त होगी वो सिर्फ बकाया जात की होगी, और वो 6 माह में सिर्फ एक दफा होगी। अच्छा, मतलब हाँ एक जी। दफा आपने करा दी तो उसके 6 माह बाद आप उसके भूल 6 जाएं। माह के बाद आप हाँ। किस्त नहीं करवा सकते, वो आपका कंप्यूटर में फीड ही नहीं होगा, बिल ही नहीं फीड होगा कि नहीं जी इसकी एक दफा हो चुकी है, 6 माह के बाद अब 7वें माह में आपकी। परेशानियां ही परेशानी है, हाँ और जी, समझ किसी नहीं आ सूरत रही कि रिलीफ किस नहीं है तरफ आवाम जाएं, को। रिलीफ नहीं मिल रहा है। ये सारी सूरत हाल थी जिस पे रोशनी डाली है फहद अमीन, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। फहद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और ये जो बिलों की भरमार है जिसमें टैक्सेस की भरमार बहुत ज़्यादा होती जा रही है और उसने हम सब का जीना मुहाल किया, उस पर बात की है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए कारोबारी दुनिया के हवाले से, तो आजकल हर तरफ एक ही शोर सुनाई दे रहा है, वो है ई कॉमर्स, अमेजॉन समेत दीगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कारोबार करने का। दुनिया तेजी के साथ ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आ रही है और कारोबार दुकान से निकलकर वेबसाइट पर मुंतकिल हो चुका है, और नौजवान नौकरियों की बजाय स्टार्टअप्स को तरजीह देने लगे हैं। लेकिन कई स्टार्टअप्स नाकिस मंसूबाबंदी की वजह से नाकाम भी हो जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन कारोबार में सप्लाई चेन को मेंटेन रखना एक खासा मुश्किल टास्क होता है, और न्यू कमर्स इस हवाले से ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं कि सप्लाई मैकेनिज्म क्या होगा। अक्सर लोग जो अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं ना, लेकिन उनको लॉजिस्टिक के हवाले से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो ऑनलाइन स्टोर तो आसानी से हम लोग बना लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स की सप्लाई कैसी होगी, आपकी प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स तक कैसे पहुंचेंगी, ये एक अहम सवाल होता है। और पाकिस्तान में डिलीवरी या फिर लॉजिस्टिक इंडस्ट्री बहुत महदूद सी है, और महज चंद कंपनियों की अजारादारी होने की वजह से शिपिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में लॉजिस्टिक का किरदार कितना अहम होता है, ऑनलाइन कारोबार के लिए डिलीवरी मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, और पाकिस्तान में इस हवाले से क्या सूरत हाल है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद हसन खान है, ई कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक एक्सपर्ट हैं। हसन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसी मुनीबा? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हसन, सबसे पहले तो बताइए लॉजिस्टिक के हवाले से, मतलब जैसे मैंने अभी थोड़ी ब्रीफली बता दिया है कि हम लोग स्टार्टअप्स तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता आगे जाके डिलीवरी किस तरह करानी है, लॉजिस्टिक के हवाले से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले क्या सारी चीज़ें होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन? नहीं मुनीबा, आपने बहुत अच्छा ब्रीफ किया। और पाकिस्तान में बेरोज़गारी या जिन भी वजूहात की वजह से लोग ई कॉमर्स की तरफ रुझान बहुत बढ़ रहा है,
और ये वाकई वो इंडस्ट्री है जिसने बड़े घर बैठी खवातीन जो कि बाहर नहीं निकल सकती, वो अपना पेज चला रही होती हैं और अपना रोज़गार कमा रही होती हैं, और नौजवानों को भी बड़ी स्टेबिलिटी मिली है इसकी वजह से। लेकिन देखिए पाकिस्तान में जो चीज़ समझने की है, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो लोग ई कॉमर्स की तरफ सोच लेते हैं, ट्रेनिंग अटेंड कर लेते हैं, बट ये सारा काम क्योंकि आप ऑनलाइन करते हैं तो कस्टमर से आपको लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन के थ्रू कनेक्ट होना होता है, और लोगों को ये नहीं पता होता कि इसको कैसे इसका हल निकालें। इसको तो फिगर आउट आपको करना चाहिए काम शुरू करने से पहले, लेकिन बहुत लोग काम शुरू कर लेते हैं और फिर वो परेशान हो रहे होते हैं। और इसमें कई सारी चीज़ें हैं। देखें जब आप ऑनलाइन काम करते हैं और चीज़ें अपनी लोगों के घरों तक डिलीवर करते हैं, तो आपका कैश जो है वो जो कुरियर कंपनी डिलीवर करती है वो महीने महीने तक आपको वापस नहीं करती। अच्छा। जब हमने इस इदारे की बुनियाद रखी तो हमने ये कहा कि हम ई कॉमर्स को और इन नौजवानों को यही सपोर्ट देंगे कि जो भी उनके हम गुड्स पूरे पाकिस्तान में डिलीवर करेंगे उनको उनके पैसे हम डेली वापस करेंगे। और ये हम वाहिद इदारा बने 5 साल पहले जब हमने इसकी बुनियाद रखी, तो आज भी हम यही करते हैं। और इसके अलावा हमने ये कहा कि जी इस तरह की हम सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे जिससे लोगों को उनके गुड्स कहाँ पे हैं, उनकी डिलीवरी क्यों नहीं हो रही, उनका रिटर्न क्यों हो गया, क्योंकि एक ई कॉमर्स पे ऑर्डर जब कोई भी करता है तो वो मोबाइल पे फेसबुक ब्राउज करते हुए ऑर्डर कर दिया। अब चीज जब पहुंची, पैसे खर्च हो चुके हैं या कस्टमर की कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही, तो आपकी जो ऑनलाइन कारोबार कर रहे हैं उसकी सेल लूज हो सकती है। तो हम बड़ी कोशिश करते हैं कि हम इस तरह की कोऑर्डिनेशन रखें अपनी एप्लीकेशंस के थ्रू, अपने सिस्टम्स के थ्रू, कि उनको पता हो कि उनका पार्सल कहाँ पे है, कस्टमर अगर नहीं ले रहा तो कस्टमर को क्या प्रॉब्लम हो रही है, सही। वो रियल टाइम कस्टमर से बात कर सके, राइडर को अपना फीडबैक दे सके और अपनी गुड्स की डिलीवरी को यकीनी बनाए। ठीक है। तो ये इसमें क्या क्या फैक्टर्स आ जाते हैं लॉजिस्टिक के हवाले से, थोड़ा सा और हमें बताइए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए सबसे ज़्यादा। जी देखें, आई थिंक कि जैसा कि मैंने कहा कि इदारा कितना बड़ा है, उसकी रीच क्या है। क्योंकि देखें आप ऑनलाइन बैठ के काम करें तो आपको गिलगित से भी ऑर्डर आ सकता है, गवादर से भी आ सकता है, तो आपको और दुनिया के भी किसी हिस्से से आ सकता है। आप बड़े जान के हैरान होंगी कि हमारे नौजवान लाहौर के, फैसलाबाद के, कराची के, दुबई में अपनी चीज़ें यहाँ बना के ऑनलाइन वेबसाइट्स बनाई हुई, दुबई की मार्केट्स को सर्व कर रहे हैं, यूएई की मार्केट को सर्व कर रहे हैं, सऊदी अरब की मार्केट को सर्व कर रहे हैं। तो एक तो इदारे की रीच क्या है, सबसे पहले आपको देखना चाहिए। दूसरी बात है कि उसकी इदारे के जो लोग हैं, फाउंडर्स हैं, वो कौन है, उनकी रेपुटेशन कैसी है, उनका बैकग्राउंड कैसा है। बिकॉज ये सारा सीओडी पे चलता है हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि बैंकिंग अभी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो सारी चीज़ होती है सीओडी पे। और सीओडी का मतलब है वही कुरियर कंपनी ने आपका कैश कलेक्ट करना है। अब अगर वो लोग आपको पैसे टाइम पे नहीं देते, या कल को इस तरह भी हुआ है कि लोग पैसे लेके चले जाते हैं, तो आप फिर किस तरह से उसको डील करेंगे। तो इदारे का बैकग्राउंड देखें, उसकी गवर्नेंस कैसी है, उसके ऑडिट्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें भी देखें। हम लोगों को यही समझाते हैं कि जी 5 रुपये 10 रुपये केजी पे कोई डिस्काउंट दे तो सिर्फ इस पे ना चले जाएं, बाकी चीज़ों को भी मद्देनजर रखें। तो ये कुछ चीज़ें मैंने जैसा टेक्नोलॉजी कितना इस्तेमाल है इदारे में, ये सारी चीज़ों को ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। अच्छा, दूसरा हसन मुझे बताइए कि जैसे ड्रॉप शिपिंग और बाकी सारे लोग भी अब इस पे ज़्यादा इम्फसाइज कर रहे हैं कि हमने ऑनलाइन चीज़ें करनी है और ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने हैं, तो लॉजिस्टिक में फिर कितनी कैपेसिटी मौजूद है कि वो इन सबको जो है कोप अप कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है मुनीबा। देखें अच्छी बात है, जैसा आपने भी मेंशन किया कि इनिशियली तो देखें इतनी कंपनीज पाकिस्तान में नहीं थी, और 1-2 ही बड़ी कंपनीज लॉजिस्टिक्स में रही हैं पाकिस्तान में। हमारा एक अलमिया ये भी है कि जो हमारी नेशनल पोस्टल कंपनी है वो भी उस तरह से सपोर्ट नहीं करती नौजवानों को, जो लोगों का ओपिनियन होता है। बट अब प्राइवेट कंपनीज काफ़ी, मैं कहता हूँ, तादाद में आ गई हैं। अच्छा। और कंपटीशन बढ़ रहा है, और इसीलिए बढ़ रहा है कि काम ई कॉमर्स का रुझान बढ़ रहा है। तो लॉजिस्टिक्स में मेरे ख्याल से कैपेसिटी है, अच्छी खासी कैपेसिटी है, खासतौर पे इस टाइम पे डिलीवर करने की। बट जैसे फ्यूल के हालात हैं जो दुनिया भर में चल रहे हैं, तो वो ऑफ कोर्स उसकी वजह से प्राइसेस ऊपर गई हुई हैं। ये सारे भी फैक्टर्स हैं, बट ये वक्तन फवक्तन ये ऊंच नीच आती रहती है। बट मेरे हिसाब से इतनी कैपेसिटी है पाकिस्तान की लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में कि इस रुझान को बहुत अच्छे से केटर कर सकते हैं। और मतलब अब लोग इस तरफ भी आ रहे हैं, जिस तरह स्टार्टअप्स का रुझान बढ़ता जा रहा है, अब लॉजिस्टिक का भी बढ़ता जा रहा है। कोविड के बाद, क्योंकि कोविड वो वक्त था मुनीबा जब रेस्टोरेंट्स और बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हुई, बट सारा रुझान ई कॉमर्स पे शिफ्ट हुआ। और हम यकीन करें 2 साल कोविड में तो इतना काम था कि आप जाहिर सी बात है, आपके वेयर हाउसेज, आपकी ब्रांचेस छोटी हैं और काम बहुत ज़्यादा है। तो फिर उसके बाद लोगों ने बहुत इन्वेस्ट किया, नए स्टार्टअप्स भी आए इस स्पेस में भी, तो बिल्कुल यहाँ भी रुझान काफ़ी बढ़ रहा है। तो क्या जो आने वाले हैं उनको आप क्या मशवरा देंगे? कोई ऐसी टिप्स होती है ना जो हम लोग देख के जाते हैं कि अगर आप लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं आने से पहले? आप लॉजिस्टिक्स के हवाले से बात करें, देखें मैं सिर्फ इतना ही ये मशवरा दूंगा कि हम लॉजिस्टिक्स का जो काम है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। हम किसी की अमानत,
किसी का पार्सल, किसी की चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं, तो एक हम पे बहुत जिम्मेदारी होती है। और उसमें जैसे इश्यूज़ भी आते हैं, जैसे आप अगर एबटाबाद से कोई चीज़ कराची लेकर आ रहे हैं, कहीं बारिश है, कहीं बर्फ़बारी, कहीं लैंडस्लाइडिंग है, तो लोगों से जो आप कर सकते हैं वही कमिट करें, ओवर कमिट ना करें अपने आप को। एक शहर से शुरू करें, 2 शहर से शुरू करें, और वंस आपके सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ अजान, किसी भी फील्ड में हम जाते हैं ना तो हमने अपना नाम बनाना होता जी, है बिल्कुल। ताकि थोड़ा सा डिफरेंट हम लगे, क्योंकि इस उसमें भी बहुत सारी कंपनीज है और 2-3 ऐसी बड़ी कंपनीज है जिसके ऊपर ज्यादा लोग फोकस करते हैं कि हमें इनके थ्रू ही जाना चाहिए। एक ट्रस्ट डेवलप हो गया होता है, तो सबसे पहले आके ट्रस्ट डेवलप हमने करना होता है कि लोगों तक हमने जो चीजें पहुंचानी है वो अच्छी हालत में हो, जो कैश ऑन डिलीवरी और वो सारी चीजें मसले ना, प्रॉब्लम ना क्रिएट हो इस तरह की कोई भी। 100%। देखिए, तो ये तो बिजनेस प्रिंसिपल किसी भी काम के लिए ना, हाँ। आपका कोई ब्रांड है, अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी, ट्रस्ट ऐसे ऐसा डेवलप होगा, तो लोग आपकी तरफ आएंगे। तो ये तो बिजनेस प्रिंसिपल स्टैंड्स ट्रू फॉर एनी इंडस्ट्री, होल्ड्स ट्रू फॉर लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री एज वेल। ये लोगों का ट्रस्ट जीते हैं, उनकी चीज़ों को अच्छे से पहुंचाएं और एक ग्राउंड कवर करें, फिर दूसरे ग्राउंड की तरफ जाएं। तो दैट्स व्हाट आई वुड से। तो मुझे बताइए कि हम यहाँ पर ख़ासतौर पर कुरियर कंपनी जो होती है या ये लॉजिस्टिक की कंपनी होती है पाकिस्तान में, वो ये क्लेम नहीं करते कि अगर आपका कोई डिलीवरी जो पैकेज है वो टूट गया है या उसको कोई नुकसान पहुँचा है तो आप ना उनको क्लेम कर सकते हैं, ना ही जिनसे आपने लिया हुआ होता है, ऑनलाइन मंगवाया होता है, ना उनको क्लेम कर सकते हैं। बाहर की जो कंपनीज हैं वो तो क्लेम करती हैं कि हम लोग वापस करेंगे या आपको रिटर्न बैक होगा, या कुरियर कंपनी के ऊपर ही वो क्लेम जाता है। तो यहाँ पर ये क्यों सिस्टम नहीं है? अच्छा, देखें यहाँ पे क्योंकि हमारा जो काम होता है वो होता है ज़्यादातर ऑनलाइन स्टोर्स के साथ। जैसे अगर आपने आउटफिटर से या किसी भी ब्रांड से ऑर्डर किया है, तो हम उनको सर्विस देते हैं। आपने उनसे जाके उनके पेज से ऑर्डर किया कि मुझे ये कुर्ता चाहिए, तो हम उनसे जाके पिक करेंगे, आपको लाके डिलीवर करेंगे। अब आपकी अगर चीज़ में कोई भी खराबी, तो आप जिस ब्रांड से ऑर्डर किया आप उसको कंप्लेन करेंगी। अच्छा। तो उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं, और पाकिस्तान में मैं देखता हूँ कि ब्रांड्स अब बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं सोशल मीडिया के बाद, और वो अगर कोई चीज़ टूटी हुई पहुँचती है, ख़राब पहुँचती है, कभी हमारी गलती होती है, कभी चीज़ सही से पैक नहीं होती, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कभी नेचुरल इंसिडेंट्स और इवेंट्स हो जाते हैं, बारिशें हो गई, लैंडस्लाइडिंग हो गई, जिस तरह के मैंने बताया कि आप इतने बड़े ज्योग्राफिक फुटप्रिंट, पाकिस्तान इज अ बिग कंट्री, तो लोग अब ये करने लगे कि ब्रांड्स बड़े कॉन्शियस हैं, वो अपने कस्टमर को क्लेम्स भी देते हैं, रिफंड्स भी देते हैं। अच्छा। उनकी हमारे साथ जो अंडरस्टैंडिंग होती है और हमारे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो अगर हमसे कहीं गलती होती है तो फिर वो हमारे साथ भी क्लेम्स अपने हमें आगे फॉरवर्ड करते हैं, और फिर हम उसको उसी तरह से डिपेंडिंग ऑन द केस टू केस हम उसको एंटरटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी ना जुगाड़ू कौम है, किसी न किसी चीज़ में से कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेती है, नेगेटिव एस्पेक्ट निकालते हुए ना बड़ा शौक है हमें। तो कोई ऐसी कोई डिलीवरी हो, मतलब बहुत से लोग हैं ड्रग्स की डिलीवरी, सपोज इस तरह के भी केसेस हम देखते हैं, कभी ऐसा कोई वाकया पेश आया हो या किसी ने इलीगल किसी चीज़ की डिलीवरी करवाने की कोशिश की? तो देखें, सबसे पहले तो मैं इसमें बताऊं कि पाकिस्तान में काम करने के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे देखें ये हैं कि ज़ाहिर सी बात है, आप चीज़ें कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। हम ऑफ कोर्स वी आर अ कंप्लाइंट एंड अ कम्प्लीटली लीगल कंपनी, हम बड़ी तरह से देखते हैं। मैं इसमें 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगा। मसला होता है कि जो अथॉरिटीज़ है ना पाकिस्तान में, उनको अक्सर इंटरप्रिटेशन जो उनके पास होती है ना इंस्ट्रक्शंस की, वो क्लियर नहीं होती। अच्छा। मतलब आज भी आप पूछें कि पाकिस्तान में कहीं पे अक्सर वेपन्स शिप करना, जैसे वो डैगर्स या इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो कहीं पे ममनुआ नहीं है। हाँ जी। और बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर्स जो हंटिंग वेपन्स होते हैं, डैगर्स वगैरह, वो सेल करते हैं, हम उनको शिप करते हैं। जब हमारे पास कहीं शिपमेंट आती है, कहीं वो रुक जाती है और कहीं वो अथॉरिटीज़ हमें बोलती हैं ये तो अलाउड ही नहीं है। कहीं पे ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलते इस तरह की चीज़ों पे, एक्सेप्ट फॉर ड्रग्स विच इज़ ऑफ कोर्स वेरी क्लियर, वो तो ब्लैक एंड वाइट है, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इन ग्रे एज वेल। तो ये एक थोड़ा सा इशू रहता है। जैसे कोविड में भी जब लॉकडाउन लगे तो अब पता ही नहीं था, ई कॉमर्स दुनिया भर में अलाउड था, क्योंकि भैया अगर आप बाहर नहीं निकल सकते, अपने मोबाइल का चार्जर लेना है, कोई चीज़ लेनी है, आपको लॉकडाउन लगा है, घर पे रहना है, तो ई कॉमर्स पाकिस्तान में वो अलाउड नहीं था, बट फिर भी लोग ऑपरेट कर रहे थे, कहीं अलाउड था कहीं नहीं था। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये इशू रहता है। लेकिन हम ये करते हैं कि कोई भी इस तरह का हमें गुड मिले जो कि पब्लिक की उसके अगेंस्ट हो, भले वो कहीं इंस्ट्रक्शंस में ना भी हो, पब्लिक सेफ्टी के अगेंस्ट हो, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, तो हम उन कस्टमर्स के साथ फिर काम नहीं करते और हम उन चीज़ों को रोक देते हैं। इसके अलावा भी देखें, इस तरह के कई केसेस हमने देखे हैं अपनी इस जर्नी में, जहाँ पे लोगों ने एक ऑनलाइन पेज बनाया, नौजवानों को बोला कि जी ये फॉर्म ऑनलाइन ऑर्डर करें, ये फॉर्म आपके पास डिलीवर होगा, आप इस फॉर्म को 500 रुपये चार्जेस हैं, आप इस फॉर्म को ले लें और इससे आपकी जॉब लग जाएगी अगर आप भर के भेज देंगे।
वो जहाँ पे जाहिर सी बात है इस तरह के मसले हो, नौजवानों ने वो कई सौ फॉर्म ऑर्डर किए, हमें वो काम मिलना शुरू, हमने डिलीवरी की, तो हमें एक दो फिर लोगों ने बताया कि जी ये तो स्कैम हो रहा है इस तरह का। हालांकि वो इतना बड़ा कस्टमर हमारे पास जो कि हमसे इतनी सारी चीज़ें भेज रहा था, हमने इस तरह के बड़े सारे कस्टमर्स को ब्लॉक किया कि हमें ऐसा काम नहीं करना है। जैसे नौजवान किसी का दिल टूटे, किसी का चीज़ ख़राब हो, तो हम अपने इसी इदारे की कोशिश ये करते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ हो तो हम उसको ब्लैक लिस्ट कर दें या अपने पास से ब्लॉक कर दें। अपने तौर पर ही उसको जी, जो है वो जी। डिनाई कर देते हैं। अच्छा हसन, आपको कितने साल हो गए इस इंडस्ट्री में? 5 साल तकरीबन। तो कब से ये जो सिलसिला है शुरू हुआ? दूसरा, ये कहाँ तक पहुँच चुका है आपका ये सिलसिला? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, मैंने ये शुरू किया था 8 साल पहले। इससे पहले कंपनी थी और वो मैंने जब शुरू किया था मैं उस टाइम पढ़ रहा था। अच्छा। और मैंने भी ई कॉमर्स का रुझान देखा कि जी बाहर की कंपनीज, जर्मन कंपनीज पाकिस्तान में आके, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनको मैं और आप जानते हैं, उन्होंने आके पाकिस्तान में सेटअप किए। और पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, 60% हमारी आबादी यूथ पे मबनी है। तो उस टाइम मैंने सोचा कि बाहर से लोग आके ई कॉमर्स का रुझान देख रहे हैं, तो हम यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं। मैं उस टाइम बिजनेस के बारे में ही पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करूंगा। अच्छा। ई कॉमर्स के अराउंड। तो ई कॉमर्स से जब मैंने रिसर्च की तो मुझे हुआ कि जी ये ऑनलाइन कोई पेज बना लें, मार्केट प्लेस बना लें, बट कहीं मेरी नज़र बड़ी लॉजिस्टिक्स पे कि भाई कोई इस पे ध्यान नहीं देता और ई कॉमर्स सारा चलता लॉजिस्टिक्स पे है। तो मैंने एक राइडर, हम एक पार्टनर रख के हमने एक 2 बंदों की कंपनी एक इंक्यूबेशन सेंटर से बनाई 2014 में। ओके। और वो फिर बहुत बड़ी हो गई, वो बिक गई, मैं उससे निकल गया। फिर ये ट्रैक्स जब हमने 2017 में ये मेरा दूसरा वेंचर है बनाया, तो अगेन हमने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया और आज आप यकीन करें तकरीबन 1500-1800 लोग हमारे साथ हैं। हम दिन की 25 से 30 हज़ार डिलीवरीज करते हैं। हमारा शुमार पाकिस्तान की बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनीज में होता है। 750 लोकेशंस को हम सर्व करते हैं। ओके। कोयटा से एबटाबाद हमारी गाड़ियाँ चलती हैं। 60 ब्रांचेस का नेटवर्क है हमारा। हमारे रिटेल स्टोर्स हैं, बैंक्स के साथ काम कर रहे हैं, ई कॉमर्स के साथ काम कर रहे हैं, 200 मुल्कों में अपनी डिलीवरीज दे रहे हैं, दूसरी इंटरनेशनल कंपनी से साथ शराकत दारी में। तो अल्लाह का शुक्र है, आई थिंक वही है कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब आपको कोई चीज़ आप ठान लें और नौजवान जब ठान लें तो फिर और आप यकीन करें, और ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी 1500-1800 लोगों की, मेरे जैसे ही लोग हैं, मुझसे यंग भी हैं और इस तरह के लोग हैं और वो बड़े पैशनेट और कि हमने कुछ मिलके करना है। और आप यकीन करें, स्काई इज द लिमिट। अभी भी हमने, मैं कहता हूँ, वी हैव बेयरली स्क्रैच द सरफेस। पाकिस्तान में बहुत काम करने को है और बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। लास्ट पे हसन एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि लॉजिस्टिक में हमने खवातीन के हवाले से नहीं देखा, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं, मतलब राइडर्स भी नहीं है खवातीन, क्या इस हवाले से भी सोच रहे हैं आप कुछ? बिल्कुल, एंड नॉट जस्ट खवातीन। हम जब जेंडर उसकी बात करते हैं तो हम सिर्फ मेल फीमेल की बात करते हैं। हम ट्रांसजेंडर्स के साथ भी मैं ये मैसेज आपके उससे देना चाहूँगा। हम अपने HR को हम ये कहते हैं कि जी कस्टमर सपोर्ट इस तरह की जहाँ पे इजी जॉब्स, स्पेशली वहाँ पे हमारी वहाँ पे खवातीन तो वैसे ही बहुत इंगेज्ड हैं, हम उसमें ट्रांसजेंडर्स और इस तरह की कम्युनिटीज़ को भी हम कहते हैं डिफरेंटली एबल्ड लोगों को भी इंगेज करें, उनके लिए भी सोसाइटी में जगह हो। और खवातीन देखें, कुरियर के काम में भी हमने कोशिश की कि हम 1-2 खवातीन को एंगेज करें। हमारे अभी ऑफिस में एक प्रोग्राम हो रहा है, कराची हेड ऑफिस हमारा। सो वहाँ पे हमने 8 लड़कियों को सेलेक्ट किया जिनको हम बाइक राइडिंग सिखा रहे हैं। वो राइडर्स नहीं है, वो हमारे ऑफिस की लड़कियां हैं, बट हम उनको भी मैसेज देते हैं कि देखें किसी पे रिलाई ना करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान में इतनी आम नहीं है, तो आप अपनी बाइक लें, 70 लें, स्कूटर लें, ऑफिस आ जाएं। तो एक प्रोग्राम हो रहा था तो हमने उनको स्पॉन्सर किया कि जी आप जाके बाइक ट्रेनिंग सीखें। तो वी आर ऑल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, वी आर ऑल फॉर इंक्लूडिंग ऑल द फैक्शंस ऑफ द सोसाइटी और उनको एम्पावर करें। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा हसन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आप यहाँ पर आए। और लॉजिस्टिक के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि क्या होती है, किस तरह इसको हम लोग एक इंडस्ट्री की शक्ल में देख रहे हैं और कैसे इससे भी हम लोग पैसे कमा सकते हैं। मोहम्मद हसन खान हमारे साथ मौजूद है, ई कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक एक्स। आप मुझे इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।